हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके बीच मैं सभी बच्चों को खाकी वर्दी पहनाने आया हूँ। क्या पहनाने आया हूँ? आप सभी बच्चों के सरों पर ताज होना चाहिए और हमारे देश का, हमारा समाज का, सभी का रक्षा करने वाले जो होते हैं, जो 24 आवर का ड्यूटी होता है, 24/7 ड्यूटी के लिए आप सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे। आपको लगता होगा सर कैसा ड्यूटी देने जा रहे हैं। तो देखिए, आपके बीच बेटा बिहार पुलिस स्पेशल बैच आपके लिए आया गया है। बिहार पुलिस का स्पेशल बैच, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल बैच मैं लेके आया हूं। और इसका एक बार तो आपको पता होगा, एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन 21,391 पद है। भाई मेरी तो कोशिश होगी कि 20,000 नहीं, 21,391 बच्चा हमारा ही बच्चा हो तो अति उत्तम बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होगा भी क्यों नहीं, होना ही है। CSBC नए पैटर्न पर आधारित, आपको पता होना चाहिए कि अभी आपको न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल न्यू सिलेबस के पैटर्न पर आपको सारे क्वेश्चंस लाए गए हैं और मोस्ट VBI 500 प्लस MCQ का सेट लाए हैं। बेटा मोस्ट VBI 500 प्लस कितने, 500 प्लस MCQ प्रश्नों का सेट मैं आपके बीच लेके उपस्थित हूं। और ये महा मैराथन का क्लास है। परीक्षा में बेटा ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे, बिल्कुल यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऐसे क्लास आप अगर ख़त्म करते हैं, हमारा 2, 4, 10, 20 क्लास भी कर लीजिएगा तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको मैं इसका PDF भी अवेलेबल करवाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी बच्चे शारदा क्लासेज ऐप को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01, इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग डाउनलोड करते हैं, इससे भी जुड़ जाएंगे, जहां आपको फ्री में PDF मिलेगा। और मैं आप सभी बच्चों को टेस्ट भी बेटा फ्री में दूंगा। बिल्कुल सारे बच्चे को टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपका एकदम बहुत सारे बच्चे दे भी रहे हैं। तो आप सभी बच्चे को हमारा टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। शारदा क्लासेज 01 आप ज्वाइन कर लेंगे। शारदा क्लासेज ऐप से जुड़ जाना है, जहां आपको सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। शारदा क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके। और चलिए, ये सब तो बात रही हमारी। आज जो आपके बीच में क्वेश्चन लेके आया हूं, वो क्वेश्चन आपको 500 क्वेश्चन MCQ का क्वेश्चन है। और महा मैराथन का बेटा दौर है, तो 2 घंटा क्लास तो आपका चलेगा ही। और इसमें क्वेश्चंस आपको फिजिक्स से क्वेश्चन है, यानी भौतिकी से है, केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस होगा, मैथ से आपके क्वेश्चंस होंगे, बायोलॉजी से आपके क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी से क्वेश्चंस होंगे, यानी डॉट डॉट डॉट। ये आपके सारे सब्जेक्ट, आपको जैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा परीक्षा में ना, जैसे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, वैसे ही डुप्लीकेट पेपर मैं आपके बीच लेके आया हूं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट किया जाए आज का ये सिलसिला। और स्टार्ट करते हैं हम ये कहानी आपके बीच। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, हाँ तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके बीच होने वाला है, वो आपका पहला क्वेश्चन कौन होने वाला है उसको मैं देखता हूं। और मैं पहले आपको साइंस का क्वेश्चन करवाता हूं। साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक, क्या दिया हुआ है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहले जो पता होना चाहिए वो मैं पता लगा देता हूं कि 0 केल्विन ताप है, यानी आपको टेम्परेचर जो दिया गया है वह आपको 0 केल्विन दिया गया है। तो 0 केल्विन जब टेम्परेचर होगा तो शुद्ध अर्धचालक जो है वह पदार्थ होगा। कैसा पदार्थ होगा? तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि तापमान को जब बढ़ाते हैं तो अचालक का जो चालकता है, यानी अर्धचालक का जो चालकता होता है, वह बेटा अर्धचालक का चालकता बढ़ जाता है। अर्धचालक का चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और तापमान को जब हम घटाते हैं तो अर्धचालक का जो चालकता होता है
वह आपको घट जाता है। अर्धचालक का चालकता क्या होता है, घट जाता है। अब जब टेम्परेचर को शून्य कर दीजिएगा तो ये अर्धचालक किस में बदल जाएगा, कुचालक में बदल जाएगा। है कहीं ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, पहला सुचालक था, दूसरा कुचालक था, तीसरा प्रतिरोधक और चौथा अर्धचालक। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएंगे, एब्सोल्युटली सही ऑप्शन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट के 0 हो जाएगी तो आपका ये अर्धचालक किस में बदल जाएगा, कुचालक में बदल जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आपके बीच क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों। यानी द्रव तापमापी क्या दिया हुआ है, द्रव के ताप को मापना है, द्रव के ताप को मापने वाला, यानी कोई भी लिक्विड पदार्थ जो होता है उसके तापमान को मापने के लिए जिस तापमापी का इस्तेमाल करते हैं उसी को द्रव तापमापी बोलते हैं। नहीं, और कहता है गैस तापमापी, यानी गैस के तापमान को मेजर करने के लिए जिस तापमापी का इस्तेमाल करेंगे वही आपका इंस्ट्रूमेंट गैस तापमापी कहलाएगा। तो कहता है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस का तापमापी जो होता है वह अधिक संवेदनशील होता है या अधिक संवेदी होता है। क्यों होता है, क्योंकि गैस क्या कहता है, द्रव से हल्का होता है। बात तो सही है, बात तो सही है कि गैस से हल्का आपको द्रव होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा कहता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। हाँ, गैस का प्रसार जो होता है वह बेटा बहुत ज़्यादा होता है। द्रव एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, हालांकि कम बल होता है ठोस के अपेक्षा, लेकिन बाल्टी में पानी है तो हट हट के पानी नहीं रहता है, लेकिन बाल्टी में जब हवा है तो वो हट हट के हवा के खन होते हैं, उसके बीच में बहुत सारा गैप होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है वह आपको बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहा, कहता है एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो पहला बात तो बेटा ये जान लो कि श्वेत और चिकना सतह है, जैसे मान लो हम एक ग्लास स्लैब ले लिए, ठीक है, व्हाइट कलर का है, ग्लास स्लैब नहीं, ऐसा आपको सतह लीजिएगा तो ये आपका व्हाइट स्मूथ सरफेस है, यानी श्वेत कलर का, श्वेत व्हाइट एंड स्मूथ सरफेस है। कैसा दिया हुआ है, स्मूथ सतह दिया गया है, यानी उजला रंग का और स्मूथ सतह है। तो कहता है ताप की अच्छी, तो अब आप जान लो गर्मी के समय में कहानी सुना होगा, मैं आपको सिखाता हूँ, सब बच्चा का आएगा रे, याद रखना। गर्मी के समय में उजला कलर का कपड़ा खूब पहनता है लोग, वैसे भी नेताजी तो डाका देते हैं, यानी उजला पहनने वाला अंदर से पूरा काला होता है और जितना काम करता है ना वो भी काला काम करता है। लेकिन हम जो तुम लोग को वर्दी पहनाने जा रहे हैं उस वर्दी की मान सम्मान को जानते हो ना, तो काला काम नहीं करना, ठीक है, ईमानदारी से काम करना, काला काम नहीं कीजिएगा, उस पर कोई धब्बा न आए, क्योंकि वो आन बान और शान होता है, नहीं तो उसको बचा के रखना है। तो श्वेत कलर जो होता है वह बेटा क्या करता है, तापमान का अवशोषक नहीं होता है, वह ताप को एब्जॉर्ब नहीं करता है। काला रंग जो होता है ना वह उष्मा और ताप का अवशोषक होता है, बहुत बड़ा एब्जॉर्बर होता है, जबकि श्वेत कलर उसको रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरा जो वह स्मूथ सरफेस होगा और चिकना सतह होगा और मुलायम सतह होगा वह भी उसको रिफ्लेक्ट करता है, तेजी से उसको क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसा हो सकता है, तो ताप को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं करेगा और उसको क्या करेगा, ताप को रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या कहता है, ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। हाँ, अच्छी परावर्तक है लेकिन अच्छी अवशोषक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अच्छी अवशोषक है, नहीं है, अच्छी परावर्तक है, ये आपका ऑप्शन ये सही था, ये गलत दिया हुआ है। ताप का खराब अवशोषक, हाँ बिल्कुल सही बात है, खराब अवशोषक होता है। काला रंग अच्छी तरह से अवशोषित करता है, ये खराब अवशोषक होता है, और अच्छा आपको परावर्तक होता है, रिफ्लेक्ट अच्छी तरह से करेगा और खराब तरह से अवशोषित करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो गए, बिल्कुल सही ऑप्शन हो गए। यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान
के नियंत्रण में किया जाता है, इसमें होता और क्या नहीं होता है वही पूछा गया। क्या कहता है, नाम से ही क्लियर है। क्या दिया गया है, देखो इधर नाम दिया गया है बेटा थर्मोस्टेट। क्या दिया गया है, थर्मोस्टेट। 2 वर्ड से बना हुआ है। इसको अंग्रेजी में थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी थर्मोस्टेट है, ये आपका 2 शब्द से बना हुआ है। इसको जब बेटा आप तोड़िएगा, आप लोग जैसे ही तोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक आपको आ जाएगा थर्मो और दूसरा आपका आ जाएगा स्टेट। थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का क्या मतलब होता है, हीट। हीट मतलब उष्मा। हीट मतलब क्या होता है मेरे भाई, उष्मा होता है। और स्टेट का मतलब हुआ स्थिर। स्टेट का मतलब क्या हुआ, स्थिर, यानी उष्मा जो स्थिर होगा। तो थर्मोस्टेट का उपयोग क्या दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जानता होगा, बस उसके आगे रहता है। तो वो उष्मा को स्थिर करके रखता है, यानी हीट को बढ़ने नहीं देता है, हीट को कंट्रोल करके रखता है। नहीं तो रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रण में किया जाता है थर्मोस्टेट की मदद से। इसमें क्या पाया जाता है वही पूछा गया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक द्विधात्वक पट्टी पाया जाता है। दूसरा कहता है कि पारद तापमापी होता है। तीसरा चालू बंद स्विच होता है और फ्यूज होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक आपका द्विध्रुवक पट्टी होता है, यानी द्विध्रुवक 2 ध्रुव वाला पट्टी होगा। जो द्विध्रुवक पट्टी होता है वही थर्मोस्टेट यानी रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट यानी ताप को नियंत्रित करने का काम यही आपका द्विध्रुवक पट्टी करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास रखे गए हैं वो आपका क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। जब किसी पाषण खंड को पानी में डुबोया जाता है, किसको, तो कहता है किसी पाषण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान, खाली स्थान दिया हुआ है, समान में पानी का विस्थापन कर देता है। पानी का विस्थापन करेगा। तो एक चीज याद करो, याद है या नहीं है, नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो, ये बेटा कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या कीजिए, पानी को भर दीजिए। इस कंटेनर में क्या कीजिए, पानी को भर दीजिए। मैंने आपको कहीं ये क्वेश्चन करवाया है, ये आपको पूछेगा भी क्वेश्चन इसमें, तो आपको मैंने करवाया था, शायद आपको याद होगा या नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। मैंने करवाया था कि इसके ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं। तो बर्फ का टुकड़ा डालने के बाद पानी का लेवल, जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पानी के लेवल में क्या परिवर्तन होगा, यह आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो पानी के सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जिस समय हम बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप ये जानते हैं कि जैसे ही ये बर्फ के पट्टी को डालिएगा या कोई भी टुकड़ा डालिए, लकड़ी डालिए, ईंटा डालिए, कुछ भी डालना है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना ये स्पेस छेकेगा ना, इस पर आपको 2 ठो बल लगेगा। पहले तो एक चीज जान लिए, 2 बल लगेगा। एक आपको नीचे बल लगेगा mg, एक आपका बल क्या नीचे, इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। तो मास और गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक बल आपको नीचे की ओर लगेगा और यहीं पर बेटा एक बल आपको ऊपर की ओर लगता है। जो जल ऊपर की ओर लगाता है इसी को उत्प्लावन बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पर उत्प्लावन बल कहा जाता है, उत्प्लावन बल। इसीलिए कहता हूं कि बाल्टी में पानी डालिएगा और हाथ को डालिएगा तो अंदर जाने से आपको रोकेगा, अंदर जाने से रोकेगा। तो पानी के सतह नीचे से एक ऊपर की ओर बल लगता है और उसी बल को बायोंट फोर्स कहा जाता है या फोर्स ऑफ बायोंसी, उसी को उत्प्लावन बल कहा जाता है। तो ये बल लगेगा और इस बल को ओवरलैप करके ये नीचे जाएगा। तो ये नीचे जो जाएगा तो यहाँ पर जो mg आपका बल लग रहा है, ये बल किसके बराबर होगा, तो ये बल, ये जो आपका बल दिया गया है, इसका जो भार होगा वह बराबर होगा किसके द्वारा, तो जितना इसका बल का भार होगा उतना वॉल्यूम यहाँ से बाहर निकल जाएगा। पानी उतना क्या हो जाएगा, आपको ऑलरेडी उतना पानी आपको बाहर निकल जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि जब किसी पाषण खंड को पानी में डुबोया जाता है तब वह समान में पानी का विस्थापन करता है। तो समान आयतन में कर किया या समान घनत्व में किया तो पानी के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऑप्शन संभव नहीं है। विशिष्ट गुरुत्व नहीं, ये भी नहीं होगा। द्रव्यमान भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएंगे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। पानी का आयतन, जितना आपको पानी का आयतन है उसके बराबर हो जाएगा। यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, एनीवन दोस्तों को शेयर करेंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। न्यूनतम तापमान को पैदा करना है मेरे भाई, तो सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है, आपको पता है ना, -273 -273 डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम तापमान वही होगा। तो कहता है न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा। पहला दिया हुआ है अति चालकता, दूसरा दिया हुआ है जूल केल्विन प्रभाव, तीसरा दिया हुआ है ताप वैद्युत प्रभाव और चौथा दिया हुआ है रुद्धोष्म विचुंबकम। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से सबसे कम टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, रुद्धोष्म विचुंबकम का प्रयोग करेंगे। नो डाउट, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। और आज का बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसमें संवहन होता है। संवहन की क्रिया किसमें होता है, मैंने पढ़ाया था। संवहन किसमें होगा, तो कहता है केवल ठोसों और द्रवों में होता है, यानी केवल ठोस और द्रव में होगा। दूसरा कहता है केवल द्रव और गैस में होगा, तीसरा केवल गैस और ठोस में होगा, और चौथा कहता है ठोस द्रव और गैस तीनों में होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो केवल संवहन का क्रिया बेटा केवल द्रव और गैस में होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके सही होगा। संवहन की क्रियाएं जो होती है वह आपको केवल ठोस और द्रव में होता है, केवल ठोस और द्रव में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे है, यानी लंबा दूरी आपको भेजना है। लंबी दूरी, देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया है, लंबी दूरी के बेतार संचार करना है। बेतार संचार यानी बिना तार का संचार करना है मेरे भाई, बिना तार का संचार करना है। इसीलिए कहता हूं भाई बिना तार का संचार करना है। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे क्या होगा, किस तरंग का इस्तेमाल करेंगे जो बिना तार का वो लंबी दूरी तय कर सके, किसी भी चीज को संचारित कर सके लंबी दूरी तक, वही आपसे पूछा गया है कि अपेक्षित तरंग क्या होगा। तो पहला दिया हुआ है अवरक्त तरंग, दूसरा है पाराबैंगनी किरणें, तीसरा है रेडियो तरंगे और चौथा दिया हुआ है सूक्ष्म तरंगे। 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका आएगा वही आपसे पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल जो इसमें होगा वह आपको कौन सा होगा, पाराबैंगनी किरणें, यानी अल्ट्रा वायलेट रे जो होगा वह आपको लंबी दूरी को तय करेगा बिना तार का, नहीं वेवलेंथ इसके ज्यादा होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल है, यानी प्रकाश वोल्टीय सेल है तो सूर्य ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा, भाई सेल है, बैटरी है, तो वह सूर्य के ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देगा वही आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा, प्रकाश वोल्टीय सेल, यानी ये बेटा प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है यह आपका क्या करता है कि सोलर एनर्जी को, यानी सौर ऊर्जा को, किसको, जो सौर ऊर्जा होते हैं उसे वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदल देता है, तो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देगा, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। है ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपके एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, एनीवन अगर दिक्कत हो तो बेटा जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण है, बहुत चमकता है हीरा रे, काहे चमकता है, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा दिया हुआ है प्रकाश का व्यक्तीकरण, तीसरा प्रकाश का ध्रुवन और चौथा दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए। हीरा का चमक किसके कारण होता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी हीरा का चमक जो पाया जाता है वह बेटा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा में बहुत ज्यादा चमक होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है, यानी दूर दृष्टि वाले व्यक्ति। तो बेटा ध्यान से सुनेगा, दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि वाला व्यक्ति है, नहीं तो दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, नहीं तो दूर दृष्टि दोष से जो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होगा तो इसका देखो नाम गलत रखा गया है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में क्या होता है, दूर की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई देता है, दूर की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई देता है, दूर की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई देता है, अच्छी तरह से दिखाई देता है, दिखाई देता है। दूर की वस्तु बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है, जबकि नज़दीक का वस्तु नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति जो है वह दूर के वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं, नज़दीक का चीज उसको दिखाई नहीं देता है। तो करता है दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होगा, तो निकट बिंदु क्या होगा वही आपको पूछा गया है। कहता है 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा, दूसरा कहता है 50 सेंटीमीटर से अधिक, तीसरा है 25 सेंटीमीटर से कम, और चौथा दिया हुआ है अनंत। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चारों में कौन सा ऑप्शन होगा वही आपसे पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से बेटा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वह आपको क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक वाले व्यक्ति देख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है। खगोलीय दूरबीन दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्या कम करना है, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, इसका क्या कम करना है, तो मैग्नीफाइंग पावर कम करना है। मैग्नीफाइंग पावर बराबर क्या होता है भाई, 1/4 फोकल लेंस, 1/4 फोकल लेंस आपको लिख सकते हैं। तो क्या होगा भाई, फोकल लेंस को जितना ज़्यादा घटाइएगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, फोकल लेंस को जितना ज़्यादा घटाइएगा मैग्नीफाइंग दूरी आपका उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्या करना है, कम करना है। तो फोकल लेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। तो फोकस दूरी, नेत्रिका का फोकस दूरी क्या करेंगे, नेत्रिका का फोकस दूरी बढ़ाएंगे। जैसे जैसे फोकस दूरी नेत्रिका लेंस का बढ़ाइएगा वैसे वैसे आपका मैग्नीफाइंग आवर्धन क्षमता जो इसका होगा, मैग्नीफाइंग पावर, वो वैसे वैसे कम होना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरदृष्टि वस्तुओं को आवर्धित रूप से दिखाई देता है। यानी आपसे क्या पूछा गया है, वह प्रकाशीय उपकरण यानी लाइट से ऑपरेट होने वाला, यानी वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। किसका नाम बताना है मेरे भाई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। ध्यान से समझिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कौन से ऐसे प्रकाशीय उपकरण है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं को आवर्धित रूप दिखाई देता है। मेरे दोनों आंख यानी कौन सा ऐसा प्रकाशीय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे जो दूर का रखा हुआ वस्तु दोनों आंखों से एक साथ बड़ा होता हुआ यानी बड़ा प्रतीत होगा या छोटा प्रतीत होगा, वही आपको आवर्धित रूप से दिखाई देता है, यानी बड़ा प्रतीत होता दिखाई देगा, वही आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन दिया गया है दूरबीन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्विनेत्री, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको बताना है। जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से तो दोनों आंख में बेटा क्या लगाया जाता है, आप लोग को पता होगा मेरे भाई, दूरबीन लगाए जाते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो बेटा कुछ कंडीशन होता है। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कुछ शर्तें होती है, जो शर्त आपको याद रखना चाहिए। पहला शर्त ये होता है कि यह आपका सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाता है। पहला शर्त आपका ये होगा कि सघन माध्यम से प्रकाश किस में जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा, यानी डेंसर मीडियम से प्रकाश आपको रेयरर मीडियम में जाएगा। ये पहला नंबर पॉइंट होगा। और दूसरा नंबर पॉइंट क्या होगा कि इसका जो आपतन कोण होगा, इंसिडेंट एंगल जो होगा, वह आपको क्रिटिकल एंगल से, किससे, क्रिटिकल क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से
क्रांतिक कोण से आपतन कोण, क्रांतिक कोण से आपतन कोण अधिक होगा। क्रांतिक कोण से आपतन कोण जो होगा वो आपको अधिक होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये दो चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए। जैसे मैं आपको समझा दूं, एक तरफ बेटा ऐसा करो कि इधर ले लो रेयर मीडियम यानी हवा को ले लेते हैं, इधर आपको हवा है, ठीक है, और इधर जो दिए गए हैं इधर आपको ग्लास ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नॉर्मल जो होगा वो सीधा चला जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इधर से डेंसर से रेयर में लाइट ले जाना है, तो लाइट को जब डेंसर यानी सघन माध्यम से विरल में ले जाइएगा तो ये समान नॉर्मल रेखा जो होता है लंबवत रेखा से दूर भागता है, जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये भाग कहाँ जाएगा, ये यहाँ से जैसे छिटक के आपको भागेगा ऐसे, ऐसे भाग जाएगा। ऐसे ऐसे आप अगर बढ़ाइएगा लाइट, ऐसे प्रकाश ऐसे जा रहा है तो ये आपको यहाँ से ऐसे चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। वैसे ही यहाँ से अगर लाइट को आप ऐसे ले जाइएगा तो ये यहाँ से 90 डिग्री का परावर्तन कोण बना लेगा, 90 डिग्री का परावर्तन कोण बनाएगा जो पीला कलर से दिखाई दे रहा है। और ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है ना, यही आपको आईसी होता है, इसी को हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। कौन सा कोण कहा जाता है, यही कोण आपका क्रांतिक कोण होता है। कौन सा कोण होता है, यही आपका क्रांतिक कोण होता है। अब इस क्रांतिक कोण से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, क्रांतिक कोण से जैसे ही आगे बढ़ेंगे ऐसे करके, यहाँ पर तो क्रांतिक कोण से इसका मान ज़्यादा है, ठीक है। ये आई जब लीजिएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और प्रकाश जिस माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ शर्त होता है जो मैंने आपको समझाया। यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब आपसे पूछा गया है कांच से जल, कांच से जल, तो कांच आपका डेंसर मीडियम है, कांच आपका डेंसर मीडियम है, जल इसके तुलना में ये रेयर मीडियम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल आपको रेयर है, कांच डेंसर है, ये नहीं होगा। वायु आपका रेयर है और ये डेंसर है, रेयर से डेंसर नहीं होगा, ये रेयर है और ये आपका डेंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके क्या हो जाएंगे, एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बी और एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन, नो डाउट। यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या रखा गया है, कहता है किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है। ए भाई, परफ्यूम यहाँ मारता है आदमी तो आदमी के शर्ट में जाता है, इसे करके नाक लगा के सूंघने के लिए नहीं, मार के चलते हैं तो चारों तरफ जब चलते हैं तो एकदम जिस गाड़ी में बैठ जाएंगे पूरा गाड़ी गम गम करता है नहीं, या गाड़ी में परफ्यूम मारते रहता है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर कोई प्रोड्यूस करे गाड़ी में, या बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब स्मेल है तो बहुत का सबका अलग अलग स्मेल होता है नहीं, जो गैस निकलते हैं, बहुत के शरीर से बदबू आता है, तो उसके लिए गाड़ी में देखेगा तो परफ्यूम मारते रहता है। तो कहता है कि कहीं भी डाल देगा तो परफ्यूम फैलता है, किसके कारण। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पीकरण, दूसरा दिया हुआ है वाष्पन, तीसरा दिया हुआ है विसरण और चौथा दिया हुआ है ऊर्ध्वपातन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे ख्याल से बेटा विसरण सही होगा, विसरण सही होगा, यानी क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, वो आपको फैल जाता है सब तरफ, क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, इसीलिए सब जगह आपको सेंट का खुशबू एहसास होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसका न्यूनतम ऊर्जा होता है, यानी क्या एनर्जी लेवल कम होना चाहिए। चारों में एनर्जी लेवल किसका कम होगा वही आपसे पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको बताना है। तो विकिरण ऊर्जा, सूक्ष्म तरंगे विकिरण, जो आपका सूक्ष्म तरंग विकिरण होगा, इसी का जो इसका जो ऊर्जा होगा यानी विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी जो इसका होगा सूक्ष्म तरंग वाला, जिसका वेवलेंथ आपको कम हो भाई, वेवलेंथ जिसका कम होगा, वेवलेंथ जिसका मिनिमम होगा, तरंग दैर्घ्य जिसका कम होगा, उसका ऊर्जा भी क्या होगा, एनर्जी भी उसका कम होगा, एनर्जी क्या होगा, कम होगा। आपको पता होना चाहिए लाल रंग का जो प्रकाश होता है, लाल रंग का प्रकाश, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। लाल रंग का प्रकाश का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा ऊर्जावान होता है। और वहीं पे आपका विग्योर का कहानी पढ़े होगा, वायलेट जो बैगनी कलर है, तो बैगनी कलर जो होता है, बैगनी कलर का जो वेवलेंथ होता है वो आपका कम होता है। बैगनी कलर के वेवलेंथ कम होंगे तो इसका एनर्जी जो होगा ना बैगनी कलर के प्रकाश का, उसका एनर्जी भी आपको कम होता है, एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो सूक्ष्म तरंग वाला जो होगा जिसका वेवलेंथ आपका कम होगा नहीं, तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहा, दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट है
क्या कहता है, दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट है, क्या कहता है, प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग और दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम और चित्र नलिका का आकार। दूरदर्शन चैनल में क्या है, ये 4 ऑप्शन तो बेटा गजब का क्वेश्चन तो गजब का दिया हुआ है, लेकिन कौन सा होगा, तो प्रेषित संकेत जो होते हैं उसका आवृत्ति क्या होता है, विशिष्ट होता है। प्रेषित संकेत का आवृत्ति जो होता है वो आपको विशिष्ट होता है, किसका, दूरदर्शन का। यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये मेरे भाई अभी तो बताए हैं कि लाल रंग का प्रकाश जो होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल होता है, मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल वेवलेंथ वाला, ठीक है। और ज़्यादा ऊर्जावान होगा तो उसका विचलन बहुत कम होता है, विचलन कम होगा तो बहुत लंबे दूरी तक जाएगा बिना अपने रास्ते से विचलित हुए। इसलिए लाल रंग के प्रकाश को डेंजर के सिंबल, संकेत के रूप से जाना जाता है और दूर से ही वह आपको प्रतीत होता है। तो कहता है इसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है, दूसरा कहता है कि इसमें उच्च तीव्रता होती है, और तीसरा कहता है कि दीर्घ यानी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है। ये तो सही ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसमें उच्च तीव्रता होती है नहीं। दूसरा कहता है माध्यम में निम्न प्रकीर्णन, हाँ माध्यम में इसका प्रकीर्णन भी निम्न होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वेवलेंथ ज़्यादा हो गया और प्रकीर्णन इसके क्या हो गए, कम हो गए। यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन है। अरे ध्वनि ऊर्जा को बिजली के ऊर्जा में बदलना है, वैद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो क्या कहता है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, बक्सा होता है। बक्सा क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को साउंड एनर्जी में बदलता है, उल्टा काम करता है, यानी जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको आपको ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो एम्पलीफायर तो आपका गलत हो गया। दूसरा दिया हुआ है आलापक, तीसरा दिया हुआ है माइक्रोफोन, बिल्कुल सही जवाब। माइक्रोफोन जो हमारा होता है, कान में लगाने वाला जो आपका लीड दिया हुआ है, कान में लगाने वाले जो आपके लीड दिए हुए हैं, ठीक है, कान में लगाने वाला जो लीड होता है, जो हेडफोन ये सब लगाता है, वह हेडफोन आपका क्या होता है कि वो हेडफोन आपका इलेक्ट्रिकल वैद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो वो वैद्युत ऊर्जा को बदल देता है आपको किस में, ध्वनि ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में बदल देता है। क्या कहता है, एक्स किरणें, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है, यानी एक्सरे आपका किस प्रकार का तरंग होता है, वही पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है अनुदैर्ध्य, दूसरा है अनुप्रस्थ, तीसरा दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय और चौथा दिया हुआ है प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ यानी 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बताओ ना कौन सा होगा। एक्सरे क्या होगा भाई, एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग होगा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। नहीं, एक्सरे जो हमारा होता है वह आपका ईएम वेव्स होता है। क्या होता है, ईएम वेव्स होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। एक्सरे हमारा क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, एनीवन किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रखा गया है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा, यानी मास सबसे ज्यादा किसका होगा वही पूछा गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मार के उड़ा देगा तुम लोग। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 गुने 10 पे पावर माइनस 31 kg होता है। चलो लिख दिए। प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 1.672 और गुने 10 पे पावर माइनस 27 kg हो जाएगा, ये आपका प्रोटॉन का होता है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.675 और गुने 10 पे पावर माइनस 27 kg। अब जरा गौर से देख लो मेरे भाई, गौर से देख लो, समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ पर 9.11 10 पे पावर माइनस 31 है, तो ई तो आपको कम जाएगा। इन दोनों का देखिएगा 10 पे पावर माइनस 27, 10 पे पावर माइनस 27, ये दोनों समान है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो इसके कंपेरिजन में न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मास किसका आया, तो न्यूट्रॉन का आया 1.675 गुने 10 पे पावर माइनस 27 kg, यानी न्यूट्रॉन का मास आपका क्या हो गया, इन तीनों में सबसे अधिक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होगा
वही आपसे पूछा गया है। तुल्यांकी भार कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? तो तुल्यांकी भार बराबर आपका क्या होगा? तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार, अणुभार, या फिर आपका जो ऑप्शन आएगा तुल्यांकी भार किसके बराबर है, वही आपसे पूछा गया है। तुल्यांकी भार और गुने आपका संयोजकता दिया हुआ है। गुने क्या दिया हुआ है? संयोजकता। तो संयोजकता आपको ये हो गया वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, या वैलेंसी। तुल्यांकी भार और गुने संयोजकता है। चलो भाई लिख ही देते हैं। इसका गुणनफल किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार और गुने आपका संयोजकता, ये किसके बराबर होता है? वही आपसे पूछा गया है। तो आपको शायद पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, या जानते हैं, भगवान जाने। तो तुल्यांकी भार जो होगा गुने संयोजकता किसके बराबर होता है? तो वाष्प घनत्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व के बराबर होता है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु कौन है सो पूछा गया। वैसे सबसे कठोर तत्व बेटा आपको डायमंड होता है, सबसे कठोर कौन होता है? हीरा होता है। लेकिन सबसे कठोर धातु कौन होगा वो आपसे पूछा गया। तो इसमें दिया हुआ है सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन, ये चारों में। तो सोना तो कठोर हो नहीं सकता है, लोहा भी आपको कठोर उतना नहीं होता है। तो आपसे जो पूछा गया है प्लेटिनम और टंगस्टन, प्लेटिनम और टंगस्टन ही, प्लेटिनम और टंगस्टन में आपको चुनना है कि प्लेटिनम और टंगस्टन में कौन होगा। तो प्लेटिनम से ज़्यादा सबसे कठोर, इस चारों में जो सबसे हार्ड धातु होगा, सबसे कठोर धातु होगा, वह आपके कौन होंगे? तो टंगस्टन का धातु आपको सबसे कठोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? पीतल जो है, तो कहता है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहे से वायु में रंगहीन हो जाता है। पीतल का रंग जो है धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किसके कारण? पहला दिया हुआ है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, दूसरा दिया हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा दिया हुआ है हाइड्रोजनित वेफर, और चौथा दिया हुआ है एल्युमिनियम सल्फाइड। यानी पीतल को इन चारों में से किसके संपर्क में रखेंगे तो उसका रंग धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बेटा पीतल को हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति में, यानी पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर रखा जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं उसके साथ रिएक्शन करके पीतल अपना रंग धीरे धीरे क्या कर देता है? लूज कर देता है, खो देता है अपने रंग को और रंगहीन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। पायरेक्स कांच का इस्तेमाल कहाँ होता है? हवाई जहाज हो गया, बस हो गया, रेलवे हो गया, इस सब का खिड़की बनाने में करते हैं। पायरेक्स ग्लास का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हवाई जहाज, बस, ये सब के खिड़की में किया जाता है मेरे भाई। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है फ्लिंट ग्लास, नहीं, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं, रेसा ग्लास। कौन सा ग्लास? रेसा ग्लास। ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएंगे? तो एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तीव्र शीशा, क्या दिया हुआ है? तीव्र शीशा विषाक्तन को भी कहते हैं। तीव्र शीशा क्या कहता है? तीव्र शीशा विषाक्तन को भी कहते हैं। तीव्र शीशा विषाक्तन को किस नाम से जाना जाता है, वही आपसे पूछा गया है। क्या कहता है? इटाई बिल्कुल सही जवाब मेरे ख्याल से लगता है, लेकिन इटाई नहीं होना चाहिए। इसका नाम जो होता है वह बेटा प्लविज्म होता है। क्या होता है? प्लविज्म होता है, प्लविज्म। यानी तीव्र शीशा विषाक्तन को प्लविज्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसके नाम से भी पुकारा जाता है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो पहले तो ये बात जान लो कि नाम है जर्मन सिल्वर और इसमें पाया कौन नहीं जाता है, तो इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है।
सिल्वर आपको नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो पाया क्या सब जाता है, तो जर्मन सिल्वर में जो पाया जाता है वो आपके कॉपर पाए जाते हैं, जिंक पाए जाते हैं और निकल पाया जाता है। कॉपर, जिंक और निकल ये तीनों आपको पाया जाता है, सिल्वर आपको नहीं पाया जाता है। यानी कौन सा नहीं पाया जाएगा, तो जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है, तो आपको सिल्वर ही नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, सिल्वर ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखे गए हैं, अगला क्वेश्चन है आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। ये चारों में से कौन सा प्रक्रिया करवाएंगे, तो आयरन में जंग, लोहा में जंग नहीं लगेगा। पहला दिया हुआ है एनीलिंग, पहला दिया हुआ है एनीलिंग, दूसरा दिया हुआ है ग्रीस लगाना। हाँ, ग्रीस लगाएंगे तो लोहा में जंग नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात। ग्रीस लगा दो, पेंट कर दो, पन्नी से लपेट दो, हाँ, जस्ता चढ़ाना। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है लोहा पर, तो लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ा देंगे। लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ा दीजिएगा तब भी उसमें जंग नहीं लगेगा। किसके साथ, बाहर का एटमॉस्फेयर जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, लोहा में जंग नहीं लगेगा, लोहा आपका सुरक्षित बचा हुआ रहेगा। पेंट करना, ये तीनों सही है। तो कहता है तो एनीलिंग प्रोसेस, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो एनीलिंग प्रक्रिया आपको लाभकारी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। हमारे नेचर में ये चार तत्व दिए गए हैं, ये चार का चार एलिमेंट है बेटा। कहता है कि वैसा तत्व का नाम बताना है मेरे भाई जो हमारे प्राकृतिक में, नेचर में नहीं पाया जाता है लेकिन आर्टिफिशियली हम उसको बना सकते हैं, मेरे द्वारा निर्मित किया जा सकता है, हम लोगों के द्वारा, वही आपको उत्पन्न किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है थोरियम, दूसरा है रेडियम, तीसरा है प्लूटोनियम और चौथा दिया हुआ है यूरेनियम। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा वही आपको बताना है। तो मेरे ख्याल से भाई हमारे प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है लेकिन उसे निर्मित किया जा सकता है, तो वह आपके तत्व कौन होते हैं, रेडियम होता है। रेडियम इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सा है, तो सबसे ज्यादा विद्युत चालकता बेटा सिल्वर का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, सिल्वर का होता है। सोना भी हो सकता है लेकिन सोना गल जाता है। चांदी कहीं दिया है, दिया है, मार दीजिए, आंख बंद करके टिक कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन है वहां दिमाग नहीं लगाना है। क्या कहता है, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, अभी तो बताए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, एनीलिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करता है। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा धातु है उसका रिएक्शन जल के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन को उत्पन्न नहीं करेगा, यही आपसे पूछा गया है। इसमें से कौन सा होगा जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का उत्पत्ति नहीं करेगा मेरे भाई, तो कैडमियम। कैडमियम, कैडमियम आपका, जिसका इस्तेमाल आपको शायद पता होगा कि जो आपको न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में कैडमियम के प्लेट का इस्तेमाल करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने का काम करता है, नहीं, न्यूट्रॉन को पकड़ पकड़ कर रखता है और रोक रोक के उसके स्पीड को घटाता है। तो कैडमियम आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं। धक्का सह प्राय स्टील से बनाए जाते हैं, स्टील से बनाए जाते हैं क्योंकि धक्का सौ जो होता है उसको प्रायः स्टील से बनाया जाता है क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। यानी इसका क्या होगा, प्रत्यास्थता क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि इसका प्रत्यास्थता जो होता है वह आपको अधिक होता है, यानी लमरता आपको बहुत ज़्यादा है, फैलने का काम ज़्यादा करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बिजली का स्थिति है, आयरन जो होता है ना, आयरन, इस्त्री मतलब आयरन, यहाँ पर वो लेडीज नहीं, ठीक है। तो क्या कहता है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। तांबा गलिए जाएगा नहीं। दूसरा टंगस्टन दिया हुआ है, नाइक्रोम दिया हुआ है और जस्ता दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो नाइक्रोम का तार होना चाहिए। किसका होना चाहिए, नाइक्रोम का तार होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नाइक्रोम का जो तार होता है इसका बेटा हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, हीटर में यही तार इस्तेमाल किया जाता है। उष्मीय प्रभाव जो होगा इसका ज़्यादा होगा। उष्मीय प्रभाव क्या होगा,
तो ऊष्मीय प्रभाव इसका ज़्यादा होता है, ऊष्मीय प्रसार या प्रभाव इसका ज़्यादा होगा। दूसरा, और दूसरा नंबर पॉइंट किसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु अधिक होगा। बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद भी ये पिघलने का नाम नहीं लेता है। मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा, गलनांक बिंदु। तो नाइक्रोम का तार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, यानी ये आपको मिश्रण दिया हुआ है और इस मिश्रण में से किस मिश्रण को, जैसे चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है और ग्रेफाइट दिया हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर यानी CO3 और आपका ग्रेफाइट यानी कार्बन, इन दोनों को बहुत गर्म किया जाएगा। दूसरा कहता है चूना पत्थर और मृतिका को गर्म किया जाता है। चाक और ग्रेफाइट को बहुत गर्म किया जाता है। मृतिका और यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, जो भी हो, तो वो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से बेटा चूना पत्थर और मृतिका, चूना पत्थर और मृतिका को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तब जाके मेरा किसका फॉर्मेशन होता है, सीमेंट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सीमेंट का निर्माण होता है। यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, एनीवन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में जो परत होगा उसको एक दूसरे से मिलाकर रखते हैं, तो ग्रेफाइट का संरचना मेरे भाई ऐसा होता है। यह आपका ग्रेफाइट है और इसके बाद जो ऐसे ऐसे इसका परत जो है ना, वो ऐसे ऐसे मिला हुआ रहता है। 1 से 2 हो जाता है, 2 से आपका कितना हो जाता है भाई, ऐसे ऐसे मिला रहता है, 3 हो जाता है, ऐसे ऐसे इसका परत एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। यही आपसे पूछा गया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, लेकिन पहले इसको समझा दूँ। ये आपका ग्रेफाइट का संरचना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे रहता है। कहता है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। कि काहे रखा जाता है, कहता है वांडरवाल बलों द्वारा। वांडरवाल बल बेटा बहुत कमजोर बल होता है, वांडरवाल बल जो होता है वो बहुत कमजोर बल होता है। दूसरा कहता है धात्विक आबंध द्वारा, धात्विक आबंध मजबूत आबंध होता है। तीसरा कहता है आयनीय आबंध द्वारा, आयनीय आबंध तो और भी मजबूत होता है। तीसरा कहता है सहसंयोजी आबंध, यानी क्या एक दूसरे को सटा कर रखा गया है, सटा हुआ है, मजबूत है, किसके कारण, तो आपको वांडरवाल सबसे कमजोर बल इसमें कौन है। जब ये सब हो जाएगा तो ये सब तो चिपका देगा, ये सब ऐसा बल है कि एक दूसरे को मसल देगा, उसको एकदम बॉन्ड कर देगा, इसे बांध के रख लेगा उसको, ठीक है। ये स्थिति आपको इसमें आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या कहता है धूम्र बम, कि धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा बम बनाना है, तो धूम्र बम बनाना है। तो धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे, वही आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन सल्फर है, दूसरा फास्फोरस है, तीसरा हाइड्रोजन है और चौथा आपको दिया हुआ है कार्बन। कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से बेटा बम जो बनाते हैं ना, उसमें हम लोग फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस का। तो धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग फास्फोरस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, फास्फोरस का करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों के द्वारा, यानी कार्बनिक यौगिक पर, कार्बनिक यौगिक पर जब छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी का प्रभाव डालेंगे, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के द्वारा धीरे धीरे सड़ा गलाकर उसे किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा, यानी मीथेनॉल में चेंज कर देता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, तो इस विधि को बेटा किण्वन कहा जाता है। और ये स्लो प्रोसेस होता है और लंबे समय अवधि के बाद ये क्रिया संपन्न होती है। तो कहीं किण्वन दिया हुआ है तो मार दीजिए, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो गए, तो एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन हो गया, नो डाउट। यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की तरह। पानी में, पानी है और उसमें पाइप ले लो, ऐसा करके मारो, फूक के मारेगा तो हवा जो जाएगा वो बुलबुला बनाएगा। और वो जो बुलबुला बनेगा ना, वो बुलबुला आपको किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की तरह करेगा। कहीं दिया हुआ है कनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। इसमें से मिश्रण कौन नहीं है, तो वायु हमारा मिश्रण होता है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। वायु हमारा क्या होता है, मिश्रण होता है बहुत सारे गैसों का। और गैसोलीन भी मिश्रण होता है, LPG भी मिश्रण होता है। एलपीजी गैस होता है ना,
ये आपके मिश्रण होता है। तो वायु क्या होता है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का क्या होता है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण हमारा वायु हो जाता है। गैसोलीन भी मिश्रण होता है। एलपीजी, एलपीजी में क्या पाए जाते हैं मेरे भाई? एलपीजी में मीथेन, यानी मुख्य रूप से आपको 3-4 चीज़ तो खूब पाए जाते हैं। एक आपका C2H4 पाया जाता है, एक आपको क्या पाए जाते हैं? तो ईथेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? तो ईथेन पाए जाते हैं। C2H6 का ईथेन पाए जाते हैं। एक आपको C3H8 यानी प्रोपेन पाया जाता है। ये प्रोपेन, ये जो ईथेन होता है ना, ईथेन के साथ थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और यही आपको मरकैप्टाइन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? मरकैप्टो गैस होता है। यही आपका मरकैप्टो मरा हुआ गैस होता है। और गैस जो एलपीजी गैस सिलेंडर लीक करता है तो दुर्गंध जो आपको सुनाई देता है, गैस का दुर्गंध या सुगंध कहो, जो भी कहो, ये जो सुगंध आपको सुनाई देता है वह इसके कारण आता है। और गैस जो नीला कलर का जलता है तो वो नीला रंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो 942 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म किया जाता है ईथेन को, तब जाके ये नीला रंग होता है। और इसमें क्या मिलावट आता है? तो इसमें आपको C4H10 और ब्यूटेन, जो इतना ज़्यादा ऊर्जा जो होता है गैस में, वह ऊर्जा यानी 14 किलो का गैस सिलेंडर 5-7 आदमी के परिवार का एक सप्ताह, 1 महीना तक खाना बना के खिलाता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा के लिए मीथेन को डाला गया। नीला दिखाई दे क्योंकि ये संतृप्त भी होता है, प्योर होता है, संतृप्त होता है, इसीलिए नीला कलर है। और नहीं तो नीला रंग दिखाई दे इसके लिए ये पाया जाता है। और दुर्गंध के लिए हम लोग किसका? ईथेन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी मिश्रण हो गया। आसुत जल जो प्योर वाटर होता है वह आपको अकेले शुद्ध पानी होता है, इससे बिजली भी पास नहीं करता है। आसुत जल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप जब रिएक्शन करवाइएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्ट करवाइएगा, तब आपका जो वाटर का फॉर्मेशन होगा, यही आपका आसुत जल होता है। यही आपका क्या होता है? आसुत जल। तो आसुत जल आपका मिश्रण नहीं होता है। यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत चलिए नहीं है तो यहीं तक रहने दीजिए आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास आपका जो आएगा, सारे बच्चे रेडी रहेंगे? हाँ, तो यहीं तक क्लास रहने दीजिए। अगले क्लास में आपका, लेकिन आप सभी बच्चे को ये रिमाइंड करके रखना है। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि अब आपका, अभी जो आपका एग्जामिनेशन, लेटेस्ट एग्जामिनेशन है, उसके लिए लाइव क्लास आपको पर डे यानी रोज 8 बजे होगा। रोज शाम 8 बजे आपको लाइव क्लास, बिहार पुलिस स्पेशल का लाइव क्लासेज आपको पर डे शाम को 8 बजे आपको लाइव क्लास दिए जाएंगे। आप सभी बच्चे रेडी रहेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। नए जो भी बच्चे होंगे वह बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे बच्चे लाइक कर देंगे, ठीक है। और शारदा क्लासेज ऐप को, शारदा क्लासेज ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी क्लासेज के PDF हो गए, आपको बहुत सारी सुविधा मैं फ्री में दे रहा हूँ। शारदा क्लासेज टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, नो डाउट। शारदा क्लासेज 01 ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। शारदा क्लासेज ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्ञान संचार GS सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो अब अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर और अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।